हेलो एवरीवन। श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने हिस्ट्री ऑप्शनल की निःशुल्क क्लासेस शुरू की हैं, जिसमें ऑलरेडी हमारे मॉडर्न इंडिया में 7 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा पार्ट 8 है। इसमें हम देखेंगे कि हमने प्लासी से संबद्ध जिस टॉपिक को कवर किया था उसमें विगत वर्षों में किस तरीके से यूपीएससी ने प्रश्न पूछे हैं और उन प्रश्नों को हमें किस तरीके से संकलित करके लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा मॉडर्न इंडिया का इतिहास विषय का पाठ्यक्रम है, आधुनिक भारत का। आप में से जिन लोगों के पास ये पाठ्यक्रम ना हो, वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक की मदद से हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आप जानते हैं कि हमने अपने विगत 7 पार्ट में काफ़ी सारे टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने ये देखा था कि आखिरकार भारत में यूरोपीय कंपनियां आई क्यों, और वो आई तो उन्होंने अपनी बस्तियों को किस किस स्थानों पर इस्टेब्लिश किया, और उन स्थानों को इस्टेब्लिश करने में कैसे अंग्रेज़ों की पुर्तगाली, डच व फ्रांसीसियों के मध्य प्रतिस्पर्धा हुई, और उस प्रतिस्पर्धा में कैसे आगे चलकर अंग्रेज विजित हुए। लेकिन फ्रांसीसियों के साथ उनका संघर्ष काफ़ी कड़ा था, जो कि कर्नाटक युद्ध के नाम से फेमस हुए। लेकिन कर्नाटक विजय के बाद जब कंपनी को ये लगा कि अब उसकी प्रभुसत्ता लगभग पूरे पश्चिमी तट पर इस्टेब्लिश हो चुकी है और दक्कन के कुछ क्षेत्रों में भी हो गई है, तो वो पूर्वी भारत पर अपनी प्रभुसत्ता को इस्टेब्लिश करने के लिए बंगाल में दखल देने की शुरुआत की। हालांकि ये दखल पहले से ही दिया जा रहा था, लेकिन परिस्थितियां उतनी अनुकूल न होने के कारण उसे साकार रूप नहीं दिया जा सका। लेकिन जब सिराज और अंग्रेज के मध्य जब टसल शुरू हुई, तो कंपनी को यही एक सुअवसर लगा और उसने इस सुअवसर को काफ़ी अच्छे से प्राप्त करने की कोशिश की, और इस दिशा में उसने षड्यंत्र के माध्यम से प्लासी युद्ध की विजय की। प्लासी विजय करने के बाद उसे न केवल कठपुतली नवाब मिला, बल्कि कंपनी को काफ़ी सारा धन भी मिला। उस धन से उसने दक्कन विजयों को, साथ ही पूर्वी समस्या को सॉल्व करने का प्रयत्न किया। लेकिन उनकी धन की इस बढ़ती लालसा को उस समय के कठपुतली नवाब पूरी तरीके से तृप्त नहीं कर पाए, जिसके कारण एक बार मीर जाफ़र को सत्ता से हटाया गया। उसकी जगह पे मीर कासिम को सत्ता पे लाया गया। लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाओं ने, अर्थात कंपनी की महत्वाकांक्षाओं ने मीर कासिम और मीर जाफ़र को सही से शासन संचालन करने नहीं दिया, जिस कारण मीर कासिम उनसे उन आंतरिक गतिविधियों से बाहर होने के लिए मुक्ति चाहता था, और जिसके परिणामतः बक्सर नामक युद्ध हुआ। ये बात अलग है कि बक्सर के युद्ध में मीर कासिम पराजित हो गया, लेकिन हमने इतनी कहानी पढ़ ली थी। अब प्रश्न ये उठता है कि इतनी कहानी पढ़ने के बाद क्या हमें उन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने की टेक्निक हासिल हो गई? क्या हमें ये सारे तरीके पता चल गए कि वास्तव में हम कैसे अपने प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं? तो इसी दिशा में बढ़ते हुए हमने कोशिश ये की है कि जितने भी विगत वर्षों में प्रश्न आए हैं, उन प्रश्नों को किस तरीके से फ्रेम करना चाहिए, फ्रेम करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, साथ ही यूपीएससी में अगर उस समय आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो प्रश्न को देखते समय हमें कैसे उसे इनकोड करना चाहिए। इन सभी गतिविधियों को हम अपने इस पार्ट में काफ़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसका डिस्कस करने का मुख्य पर्पज केवल आपको उत्तर लेखन करना नहीं है, बल्कि आपके अंदर वो समझ डेवलप करनी है कि ताकि आप किसी भी विषय को पढ़ें तो उस विषय की व्यापक समझ आपको प्रश्नों के माध्यम से हो सके। क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप नोट्स के आधार पर अपनी पढ़ाई को जटिल बनाएं, बल्कि स्वयं के उत्तर लेखन से अपनी पढ़ाई को काफ़ी सरलतम बनाएं। हमारा पर्पज़ ये है। तो इसी दिशा में हमने कई सारे प्रश्नों को लिया है, और आपको जानकर खुशी होगी कि हमने इन सभी प्रश्नों को ऑलरेडी आपके साथ पीडीएफ के रूप में शेयर कर दिया है। जिन लोगों को ये प्रश्न ना मिले हों, वो टेलीग्राम में जाकर इनको सर्च कर सकते हैं, और फिर भी अगर वो ना मिले तो आप वहाँ पर एक मैसेज छोड़ दीजिए, हम वहाँ पे आपको इसका जवाब दे देंगे। क्लियर? तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है 1992 में आया है यूपीएससी में। अभी हम क्या कर रहे हैं कि इस पार्ट में जो भी यूपीएससी में प्रश्न आए हैं प्लासी से लेकर, उन सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे,
और अगले टॉपिक में हम बक्सर से संबंधित जो भी प्रश्न यूपीएससी में आए हैं उनको सॉल्व करेंगे। जब हम पार्ट 8 और पार्ट 9 में सारे प्रश्नों को सॉल्व कर चुके होंगे तो यूपी पीसीएस और बीपीएससी के प्रश्न बचेंगे, उनको हम अपने पार्ट 10 में कंप्लीट करेंगे। क्यों? क्योंकि यूपीएससी के लेखन करने की शैली अलग होती है और बीपीएससी और यूपी पीसीएस की लेखन करने की शैली अलग होती है। साथ ही उसमें शब्दों की मात्रा भी या शब्दों की सीमा भी अलग होती है, तो हम उसको अलग लेवल पे ही डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो आप समझ सकते हैं कि हम आपके हर एक प्रश्न के उत्तर को देने की कोशिश करेंगे। तो अब हम देखते हैं वास्तव में प्रश्न है क्या। प्रश्न आपसे पूछा गया था कि 23 जून 1757 को भारत का मध्य युग समाप्त हुआ और उसका आधुनिक युग आरंभ हुआ, समीक्षा कीजिए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अच्छा दो कारण से कि एक तो जिसने लिखा है वो पूरी तरह से पूर्वाग्रह से ग्रसित था, साथ ही वो ब्रिटिश कंपनी के अनुकंपा पर आधारित था। समझ गए? नाम से ही समझ में आ रहा है कि कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि जो 23 जून की तारीख थी वो वास्तव में भारत के मध्य युग की समाप्ति की तारीख थी और उसके बाद जो कहानी शुरू हुई वो मॉडर्निज्म की कहानी शुरू हुई, अर्थात आधुनिक युग की, या आप कह सकते हो आधुनिक भारत की। अब आप बताइए, जब आप ये लाइन कहते हो कि 23 जून के बाद आधुनिक भारत की शुरुआत हुई, तो इसका क्या मतलब है कि आप ये कहना चाह रहे हो कि जो कंपनी थी वो वास्तव में आधुनिकता का वाहक थी, अर्थात भारत जो था उस समय का वो मध्यकाल की रूढ़िवादिताओं और जटिलताओं में जकड़ा हुआ एक देश था और उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा था, अर्थात वो एक तरीके से स्थिर था, वो चलायमान नहीं था। यानी कि भारत की जो सभ्यता थी, भारत की जो संस्कृति थी, वो कूपमंडूक थी। समझना, ये इनका मतलब है। लेकिन आप जानते हो कि जो आधुनिकता है वो वास्तव में एक सतत प्रक्रिया है, बल्कि किसी एक तारीख या किसी एक युग का परिणाम नहीं। यानी कि आज भी हम जब बात करते हैं आधुनिक भारत की, तो हम क्या कहते हैं? आइडिया ऑफ इंडिया की। हम क्या कहते हैं? अ न्यू इंडिया की। मतलब क्या है कि आधुनिकता में भी कई सारे वर्जन होते हैं और उन वर्जन के हिसाब से हम उसे अपडेट करते रहते हैं। जब प्रश्न उठता है कि आखिरकार लेखक ने ऐसा कहा क्यों था, ऐसा उसने इसलिए कहा क्योंकि उसको ये लगता है पूरे भारत में तीन काल थे। एक प्राचीन काल था जो कि हिंदुओं से शासित था, दूसरा मध्यकाल था जिसे मुसलमानों ने शासित किया, और तीसरा आधुनिक काल था जिसे ईसाइयों ने शासित किया। अर्थात मोटे तौर पर उसने तीन कालखंडों में इसे बांट दिया। जैसे आप पढ़ते हो जब जेम्स मिल को, तो उन्होंने अपनी पुस्तक को तीन पार्ट में लिखा है। तीन पार्ट में मतलब एक में लिख दिया सामान्य को, दूसरे में मुस्लिम को, और तीसरे को ईसाइयों को। क्लियर? तो वो ये बता देते हैं कि वास्तव में तीन पार्ट में भारत का शासन हुआ था। समझ गए? तो आपको इन चीज़ों से बचना है। आप क्या करोगे? पहले वाईएन सरकार अर्थात यदुनाथ सरकार का जो स्टेटमेंट है इसे एक्सप्लेन कर दोगे। एक्सप्लेन कैसे करोगे कि क्यों ऐसा वो कहते हैं? क्योंकि मध्यकाल उस समय वो ऐसे मानते थे और आधुनिक काल वो ऐसे मानते थे, और फिर आप इसका खंडन करोगे। और जब आप खंडन करोगे तो आप ये बता दोगे कि वास्तव में आधुनिकता कोई युग का अंत या युग का प्रारंभ नहीं था, बल्कि आधुनिकता एक सतत प्रक्रिया थी जो न केवल अंग्रेजों के आने के समय शुरू हुई, बल्कि अंग्रेजों से पहले भी शुरू हो चुकी थी। और रही बात अंग्रेजों के आने के बाद आधुनिकता की शुरुआत होना, तो ये वास्तव में उनकी आधुनिकता औपनिवेशिक शोषण की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। अर्थात वो भारत को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से न प्रेरित होकर भारत को औपनिवेशिक दासता या औपनिवेशिक शोषण की बेड़ियों में जकड़ने के कारण उन्होंने इस शब्द को एक नया रूप दिया। क्लियर? ये बात अलग है कि उनके द्वारा किए गए इन प्रयासों से भारत में अप्रत्यक्ष रूप से थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ, या भारत में अप्रत्यक्ष रूप से पश्चिमी विचारों का अनावरण हुआ, लेकिन उनका किसी भी तरीके से उद्देश्य ये नहीं था कि भारतीय जनमानस
पश्चिमी विचारों को अंतर्ग्रंथित कर औपनिवेशिक दास्ता की बेड़ियों को तोड़ सके। अब आपके मन में आया होगा कि सर आपने ये पश्चिमी विचारों की औपनिवेशिक दास्ता वाली लाइन को क्यों लिया। मैंने इस लाइन को इसलिए लिया क्योंकि कई बार यूपीएससी ने आपसे ये प्रश्न पूछा है कि भारतीयों ने पश्चिमी हथौड़े से ही अपनी दास्ता की बेड़ियों को तोड़ दिया। तो आप उस प्रश्न का यहाँ पर उपयोग कर सकते हो आधुनिकता को काउंटर करने में, कि अगर आधुनिकता इतनी अच्छी होती या आधुनिकता इतनी बेहतरीन होती, इतनी लोक कल्याण से प्रेरित होती, तो फिर वही भारतीय उसी आधुनिकता की पश्चिमी विचारधारा को आत्मसात करते हुए क्यों अपनी औपनिवेशिक की दास्ता की बेड़ियों को तोड़ने का प्रयत्न करते। यानी कि वास्तव में भारत में वो आधुनिकता आई ही नहीं जिस आधुनिकता की संकल्पना ब्रिटेन के शाही शासक कर रहे थे, अर्थात जिस आधुनिकता को ब्रिटेन में वर्णित किया जा रहा था वो आधुनिकता भारत में थी ही नहीं। यानी कि भारत की आधुनिकता पश्चिमी आधुनिकता से पूर्णतया भिन्न थी, या कहें कि भारत की आधुनिकता पश्चिमी शोषण की चरित्र से या पश्चिमी शोषण की मशीनीकृत प्रणाली से पोषित थी। समझ गए। आप ऐसे इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। होता क्या है, कई बार बच्चों को ये लगता है कि ये प्रश्न हमसे केवल और केवल इस बात पर पूछा गया है कि प्लासी के बारे में बताओ। प्लासी आपको एक डेट दी है, समझना, प्लासी आपको एक डेट दी है, बल्कि आपसे प्रश्न पूछा है 1947 तक का। समझ गए। आधुनिक युग का आरंभ हुआ ठीक है, हमने बता दिया कि ये युग का आरंभ हुआ, लेकिन इसका अंत भी तो हुआ, अर्थात आरंभ से अंत तक क्या भारत को मॉडर्न बनाया गया। और भारत को अगर मॉडर्न बनाया गया तो उस मॉडर्न बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था और क्या भारतीय मॉडर्न बन पाए। ये अगर आप एनालिसिस कर गए तो आप अपने उत्तर को काफ़ी गहनतापूर्वक लिख सकते हैं। कई बार कई सारे संस्थान, यहाँ तक कि कई सारे एस्पायरेंट भी यही गलती करते हैं कि ये प्रश्न हमसे केवल और केवल प्लासी पे पूछा गया। बिल्कुल भी नहीं, आपसे प्लासी के एंड यानी कि प्लासी के पहले के एंड से और मॉडर्न इंडिया के आरंभ से पूछा है। और जब मॉडर्न इंडिया का आप आरंभ लिखते हो भाई, आप ये कैसे कह सकते हो कि मध्य युग की समाप्ति हुई, अर्थात शासक किस तरीके से परिवर्तित हो गया, सत्ता का किस तरीके से परिवर्तन हो गया, कैसे प्राचीन राजवंशी परंपरा जो चली आ रही थी वो समाप्त हो गई। लेकिन क्या उसके बाद डेमोक्रेसी आई? क्या आधुनिक युग में क्या डेमोक्रेसी आ गई थी? तो नहीं आई थी। लेकिन हुआ क्या था, इसको अंग्रेजों के द्वारा शासित किया जा रहा था, जो किससे प्रेरित थे? औपनिवेशिक विचारों से। ये बात अलग है। और फिर यहाँ पे आप एक ये लाइन भी लिख सकते हो कि पहले के जो शासक हुआ करते थे वो भारत में रहकर भारत का ही कल्याण करते थे, या भारत में रहकर भारत की ही पैसे का उपयोग करते थे। लेकिन ये जो आक्रांता थे अंग्रेज, ये इस बात से भिन्न थे कि ये भारत में रहकर भारत के पैसे का भारत में उपयोग ना करके ब्रिटेन में करते थे। अर्थात इनका जो आधुनिकता का मॉडल था वो वास्तव में ब्रिटेन के हितों से पोषित था या ब्रिटेन के हितों से प्रेरित था। समझ गए। आपको ऐसे लिखना है, तभी आपकी ये समीक्षा हो पाएगी, तभी आप मॉडर्न इंडिया इस वर्ड को पूरी तरह से कंक्लूड कर पाओगे। क्लियर। होता है क्या कि कई बार बच्चे केवल 27 जून 23 जून 1757 तक की घटनाओं को लिख देते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे ही हुआ। ऐसे नहीं होता है। इसको ये डिटेल है आपका, मतलब ये आपके प्रश्न की पूरा का पूरा मर्म पूछ रहा है, पूरी आधुनिक भारत का 1757 से लेकर 1947 तक की कहानी। ये आप पे डिपेंड करता है कि कितना संक्षिप्त में आप इसको काउंटर करके लिख सकते हो और कैसे इसे फ्यूचरिस्टिक या दूरदर्शिता का विवरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कर सकते हो। समझ गए। तो आप समझ गए वास्तव में इस प्रश्न का हमें उत्तर कैसे लिखना है। आपने देख लिया, मैंने इसका पूरा फ्रेम आपको दे दिया था। आधुनिक युग का क्या मतलब है, ब्रिटिश शासन का मतलब क्या है, दूसरा पक्ष क्या प्रक्रिया है, परिणाम नहीं, भारत विजय की अपेक्षा बंगाल विजय थी। समझ गए। आप ये सारे तर्क दे दोगे और अभी भी इसके निर्णयों की होनी पुष्टि होनी थी, वरना एक ये घटना रह जाती, अर्थात ये आधुनिकता का आरंभ न होकर
मध्यकाल का अंत भी ना होता और यहाँ तक कि ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति का एक पर्याय बन जाता। समझ गए? इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। एक और बात, आप लोग हमेशा क्वेश्चन करते हो कि सर आप हर बार क्या प्रश्न को चेंज कर देते हो? तो बिल्कुल, जब भी मैं एक प्रश्न एक बार लिख देता हूँ उसके बाद मैं हमेशा उसके स्टेटस को बढ़ा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि मैंने एक बार ये प्रश्न देखा तो इस प्रश्न के फ्रेम को एक ही बार नहीं समझा। इसीलिए आप लोग जब मुझसे कहते हो सर इसका फ्रेम दे दो, तो फ्रेम का मतलब ये हो जाता है, कई बार एस्पायरेंट ये समझ जाते हैं कि ये वास्तव में अंतिम सत्य मास्टर ने दे दिया, अब इसके बाद कोई फ्रेम नहीं बन सकता। मैं अगर आपको ये फ्रेम दे दिया हूँ तो आप यकीन मानिए कि मैं इसके बाद भी लगभग 50 तरीके ऐसे हैं जिस पर मैं इस प्रश्न के उत्तर को गढ़ सकता हूँ। आपने फ्रेम देखा होगा और आज आपने जो मैंने सुनाया ये देखा होगा, तो ये काफ़ी डिफरेंट है। और जब आप लोग लिख कर इसी प्रश्न के उत्तर को भेजेंगे, चाहे आप 7 लोग लिख के भेजो चाहे 10 लोग लिख के भेजो, तो उन 10ओं को जब मैं बताऊंगा तो भी उनमें हर 10 में अलग अलग पॉइंट होंगे। क्योंकि होता क्या है कि मैं चाहता हूँ कि आपको हर तरीके से ओपन करो, क्योंकि मॉडर्न इंडिया पे किसी एक व्यक्ति ने तो लिखा नहीं है, लगभग लाखों लोगों ने लिखा है मॉडर्न इंडिया पे। तो हर एक व्यक्ति की क्या आइडियोलॉजी थी, उन्होंने अपने क्या तर्क दिए, तो मैं कोशिश करता हूँ उन तर्कों को आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकूँ, जिससे आपके उत्तर में मल्टी डायमेंशनल अप्रोच आ सके। समझ गए? तो आप इस प्रश्न का उत्तर समझ के उम्मीद है आप इसे लिख सकते हैं, और नहीं लिख पाएंगे तो फिर से पूछना, हम फिर से बताएंगे। फिर आता है हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल वैसा ही है। प्रश्न है, आपसे पूछा है कि 18वीं सदी में अंग्रेजों ने किस प्रकार बंगाल को जीता, वे कौन सी परिस्थितियां थी जिन्होंने उनकी सहायता की। काफ़ी सरल प्रश्न है, आप लिख सकते हो कि 18वीं सदी में अंग्रेजों ने किस प्रकार बंगाल को जीता। 18वीं सदी का मतलब क्या है बताइए? 1701 से लेके 1757 तक, यानी कि बंगाल की विजय तक। क्लियर? और वे कौन सी परिस्थितियां थी जिन्होंने उनकी सहायता की। तो आप यहाँ पे क्या बता सकते हो? आप यहाँ पे 1717 के फर्रुख सियर के उस फरमान से, जिसमें इसको काफ़ी सारी रियायतें मिली थीं, जिनमें इनको न केवल पूर्व पश्चिमी घाट बल्कि पूर्वी घाट में भी अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने की अनुमति मिली। इसके अलावा दक्षिण में भी इनको कई सारे क्षेत्र जो मुगल राज सत्ता के अंतर्गत आते थे उसमें भी विस्तार करने को इनको छूट मिली। तो आप इन सारी चीज़ों का उल्लेख कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी इसकी कहानी काफ़ी अच्छे से आपको पढ़ाई थी कि किस तरीके से धीरे धीरे कंपनी ने अपनी राज सत्ता इस्टेब्लिश की, चाहे वो अजी मुशान के संदर्भ में हो, चाहे वो आप शाइस्ता खां के संदर्भ में देखते हो, फिर आगे चलकर अलीवर्दी खां हो या मुर्शीद कुली खां हो, और बाद में आकर सिराजुद्दौला से टसल होती है। तो आप वो चीज़ें लिख सकते हो। कौन सी परिस्थितियां थीं जिन्होंने उनकी सहायता की, अर्थात बंगाल विजय में उनकी सहायता करने में कौन सी परिस्थितियां थीं। तो एक था नवाबों को खतरा, किन किन चीज़ों से? बाहर से और आंतरिक से। आंतरिक से कौन से थे? उसके विरोधी गुट। बाहर से किसका था? खासतौर पर अहमद शाह अब्दाली और मराठों का। क्लियर? और आंतरिक गुट की कमजोरी को क्लाइव ने समझा और उसने षड्यंत्र के माध्यम से नवाब को पराजित कर दिया। आपको बस ऐसे अपने प्रश्न के उत्तर को लिख देना है। क्लियर? और साथ ही आपको मानिक चंद का उल्लेख भी करना है, क्योंकि उसी के कारण पूरी पोजीशन बदल गई थी। समझ गए? तो आप समझ गए इस प्रश्न के उत्तर को कैसे लिखना है। आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है हमारे साथ, तो आपको इस टॉपिक को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और डायरेक्ट आपसे पूछा है किस प्रकार बंगाल को जीता, तो आप अपने आधे पैरा में ये बता देंगे कि बंगाल को कैसे जीता। इसमें एक्सप्लेन ज़्यादा वैसे नहीं करना है कि हाँ आपको पहले एक बार एक्सप्लेन कर दो फिर इसका खंडन करो। ये खंडन वाला प्रश्न ही नहीं है, 2 टुकड़ों में प्रश्न है कि किस प्रकार उन्होंने बंगाल को जीता। तो आप बता सकते हो बंगाल को कैसे जीता, कौन सी परिस्थितियाँ थी, वो परिस्थितियाँ आप बता सकते हो। समझ गया? और फिर एक आप निष्कर्ष दे देंगे, आपका उत्तर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? 1757 के बाद एक बंगाल राज्य उभर कर आया जो कि एक प्रायोजित राज्य भी था और लुटा हुआ राज्य। ये भी बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। सिंपल क्यों? क्योंकि आपसे ये पूछा है कि जब बंगाल विजय हो गई, अर्थात जब प्लासी युद्ध का जो परिणाम आया
उस परिणाम ने क्या किया, बंगाल को एक प्रायोजित राज्य बना दिया और उसे लुटा हुआ राज्य भी बना दिया। अब होता क्या है कि जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो एस्पायरेंट को इसका उत्तर तो पता होता है, लेकिन इन शब्दों की शब्दावलियों का मर्म नहीं पता होता। लुटा हुआ को तो आप समझ सकते हो, लेकिन प्रायोजित को नहीं समझ सकते हो। तो जब भी ऐसे वर्ड आए तो आप क्या किया करो, इनका संधि विच्छेद कर लिया करो। प्रायोजित का मतलब होता है प्रायोजन। क्लियर। प्रायोजन का क्या मतलब, प्रायोजन का मतलब ये होता है कि जिम्मेदारी किसी और के पास है और निभा उसे कोई और रहा है। समझना, जिम्मेदारी किसी और के पास है और निभा उसे कोई और रहा है, अर्थात चलाना जिसे था उसे चला कोई और रहा है। क्लियर। और जब जिसे चलाना था और उसे चला कोई और रहा है तो क्या होगा, शोषण की प्रवृत्ति तो बढ़ेगी ही, और उस शोषण की प्रवृत्ति ने ही उसको लूटने का कार्य किया। सपोज करो, अगर किसी भ्रष्टाचारी को रेवेन्यू डिपार्टमेंट में शामिल कर दिया जाए, समझना, किसी भ्रष्टाचारी को रेवेन्यू डिपार्टमेंट में शामिल कर दिया जाए तो इस बात की बहुत ही कम संभावना है कि वो वहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं करेगा। वही चीज़ हुआ कंपनी को लेके। तो आप जब भी इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1757 की प्लासी विजय के बाद कंपनी का न केवल राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रभाव था, बल्कि कंपनी ने बंगाल को पूरी तरीके से अपने आप से रेगुलेट करने का प्रयास किया। और इस प्रयास की दशा में उसने क्या किया कि शासन तो बंगाल के नवाब के हाथ में दे दिया, लेकिन उसकी मूल शक्ति को अपने हाथ में बनाए रखा, जिसे कई इतिहासकारों ने प्रायोजित राज्य की संज्ञा दी है। समझ गए। अब आपने इतना लिख दिया, ज़्यादा अब इसको एक्सप्लेन नहीं करना है कि प्रायोजित को हम और कुछ बताएं। समझ गए। फिर आपको बताना है, जब ये आपने बता दिया सत्ता कंपनी के हाथ में दे दी, इस कंपनी के हाथ में सत्ता आने से न केवल कंपनी को क्षेत्र की प्राप्ति हुई, बल्कि धन की इतनी प्राप्ति हुई जिससे बंगाल आगे चलकर लुटा हुआ प्रतीत होने लगा। इस धन के संदर्भ को हम इस रूप में समझ सकते हैं कि सेना व अधिकारी को 2,75,000 पाउंड, क्लाइव को 34,576 पाउंड। अब आप लोग कह रहे होंगे कि सर क्या ये फैक्ट डालना है, तो बिल्कुल डालना है, क्योंकि आपसे प्रश्न में इन्हीं फैक्ट्स की ये डिमांड कर रहा है। तो कई बार अब आप लोगों को ये भी लग रहा होगा कि सर क्या एग्ज़ाम हॉल में हमें ये याद होगा 2,75,000, तो नहीं याद होगा। तो आप क्या कर सकते हो, क्लाइव को लगभग 35,000 इतना तो पता होगा, सेना वो अधिकारी को लगभग 3 लाख पाउंड। क्लियर। टोटल मीर जाफर के द्वारा 2.7 करोड़, लगभग 3 करोड़। मतलब ये नंबर ना याद रख के इनका एक बड़ा अमाउंट आप याद रखो, लगभग, लेकिन लगा के लगभग जब आप लगा देते हो तो 25 से 30 हज़ार करोड़ रुपए ऊपर नीचे हो जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। क्लियर। और फिर आप दे दोगे कि जब कंपनी को इतने धन की प्राप्ति हो गई तो जो कंपनी पहले भारत में बुलियन लेकर आती थी, अर्थात व्यापार करने के लिए, अब उसका प्रवाह भी बंद हो गया। साथ ही दस्तक के दुरुपयोग से कंपनी के निजी व्यापारियों की आय भी काफ़ी बढ़ गई, जिस कारण बंगाल के राजस्व में भारी कमी आई, जो कि बंगाल के डेवलपमेंट के लिए बाधक साबित हुआ। और बंगाल में अकाल की बारंबारता ने वहाँ के जनमानस को पूरी तरीके से तोड़कर रख दिया। अर्थात वो बंगाल जो 1757 के पहले अपनी समृद्धि के कारण पूरे विश्व में विख्यात था, वो अब औपनिवेशिकता की बेड़ियों में जकड़कर अपने आप को निरीह एहसास कर रहा था, या निस्सहाय की प्रवृत्ति से ग्रसित हो गया। यानी कि पूरी तरीके से प्रायोजित राज्य के भांति अपने आप को प्रदर्शित करने लगा। आपको बस ऐसे इस प्रश्न का उत्तर लिख देना है और आपका प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। तो आप समझ गए कि वास्तव में कितना सरल प्रश्न है और इसको हम कैसे लिख सकते हैं। समझ गए। अब आप में लग रहा होगा कि सर क्या ये पॉइंट भी डालेंगे, 12 राज्यों में विजय में सहायक हुआ आशा, अंतरिम, दक्कन और मॉरिशस। अगर आपके शब्द बच रहे हैं
लिमिट आपके पास, आपने ऐसे अगर भाषा को अंतिग्रंथित कर लिया तो आप इन चीज़ों को बाद में लिख सकते हैं कि जिसका फ़ायदा ये हुआ, और इनको जब आप लिखें तो निष्कर्ष के तौर पर उपयोग करें। क्लियर? तो निष्कर्ष के तौर पर उपयोग कर लेंगे विश्लेषण की लाइन को, तो आपका प्रश्न काफ़ी अच्छा हो जाएगा। समझ गए? तो उम्मीद है, और साथ ही आप ये भी लिख सकते हो कि हाँ, कि इसी जो लुटे हुए राज्य की बढ़ती हुई जो महत्वाकांक्षा थी उसे रोकने का प्रयास किया गया, जिस कारण बक्सर की लड़ाई इसी का परिणाम साबित हुई। समझ गए? तो उम्मीद है आप इस प्रश्न के उत्तर को समझ गए होंगे। साथ ही आपको ये भी समझ में आया होगा कि इस प्रश्न को हमें लिखना कैसे है, और टिप्पणी करनी है, इसलिए ज़्यादा डिटेल भी हम इस पर नहीं जा सकते। क्लियर? अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न काफ़ी सरल है, इस पे तो हमने ऑलरेडी डिटेल से आपको पढ़ाया ही है कि प्लासी की लड़ाई एक बड़ा युद्ध नहीं, एक बड़ा विश्वासघात था। टिप्पणी कीजिए। बड़ा युद्ध का क्या मतलब है और बड़ा विश्वासघात का क्या मतलब है? देखो, बड़ा विश्वासघात का मतलब ये है, विश्वासघात तो विश्वासघात होता है, लेकिन बड़ा विश्वासघात का मतलब ये है कि जिस पर राजा को सबसे ज़्यादा भरोसा था, अर्थात जो उसका सेनापति था, उसके साथ भी षड्यंत्र किया जा सकता है, ये सबसे बड़ा विश्वासघात था। क्लियर? बड़ा युद्ध क्यों नहीं? क्योंकि उस समय जो युद्ध हुआ वो चंद घंटों का युद्ध था, अर्थात वो कई दिनों का ना होकर केवल चंद घंटों में विजय और पराजय के स्वरूप को प्रदर्शित कर दिया। और ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि उसमें एक विश्वासघाती सेनापति था, अर्थात ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे से इंटरलिंक है। तो आप क्या करेंगे? पहले बेसिक बताएंगे W5H1 थ्योरी का उपयोग करते हुए कि 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में नवाब सिराजुद्दौला व कंपनी के गवर्नर क्लाइव के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में क्लाइव ने षड्यंत्रों के माध्यम से नवाब के सेनापति मीर जाफर को अपने पक्ष में मिला लिया था, जिस कारण नवाब की 50,000 की सेना 3,000 की क्लाइव की सेना का सामना नहीं कर सकी। अर्थात पूरी तरीके से कूटनीतिक चालबाजियों ने या पूरी तरीके से कूटनीतिक विश्वासघात ने जीते हुए नवाब को पराजित कर दिया। ये बात अलग है कि इस लड़ाई में मोहनलाल और मीर मदान जैसे देशभक्त थे, लेकिन मुख्य सेनापति की भूमिका में मीर जाफर की कटुता और उसके छल ने नवाब को पूरी तरह से पराजित कर उसे मृत्यु के घाट उतार दिया। और उसके बाद प्लासी एकमात्र छोटी सी झड़प रह गई। क्लियर? आप ऐसे इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हो, और फिर जब झड़प रह गई तो आप इसको बता सकते हो कि वैसे भी पहले से ही इसमें कई तरीके से विरोधी गुट थे, तो आप इस घटना का जिक्र कर सकते हो। वैसे आपके पास इतना वर्ड लिमिट बचेगी नहीं कि आप सारी घटनाओं को जिक्र करो कि बड़ा युद्ध क्यों नहीं, बड़ा विश्वासघात होता क्या है। अब इसमें कई सारे एस्पायरेंट क्या करेंगे, बड़ा विश्वासघात जब ये बात करेंगे ना, तो इसमें घसीटी बेगम को भी घसीट लाएंगे, शौकत जंग को भी घसीट लाएंगे। ये नहीं करना है आपको, क्योंकि बड़ा विश्वासघात वर्ड आपको उसने इसीलिए दिया है कि बड़े विश्वासघात पे आपको सेंट्रिक होकर रहना है। यानी कि सेनापति ने जो गलती की आपको उस पर डिटेल से बताना है, किसी और को नहीं बताना है। इसीलिए ऐसे प्रश्न दिखने में तो बड़े सरल होते हैं, लेकिन एस्पायरेंट क्या करते हैं कि लिखते वक्त ये भूल जाते हैं कि उनको किस पे फोकस करना है और किस पे नहीं करना है। समझ गए? तो आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं कि 2 से 3 लाइन में आप प्लासी के सामान्य परिचय को दे देंगे, बड़ा युद्ध क्यों नहीं सेना की संख्या को दे देंगे, और बड़ा विश्वासघात वास्तव में बड़ा युद्ध का ही न होने का परिणाम था। क्यों? क्योंकि बड़ा विश्वासघात किया किससे था? उसी के सेनापति, क्या नाम था उसका? मीर जाफर। क्लियर? तो आप ऐसे लिख सकते हो। बाकी है अगला हमारा प्रश्न, कौन सा? अगला प्रश्न है, अंग्रेजों की भारत की विजय प्लासी के साथ संपूर्ण नहीं हुई होती अगर अंग्रेजों को भारत में किसी पश्चातकालीन युद्ध में पूरी तरह से पराजित कर दिया गया होता, तब प्लासी भारत के इतिहास में एक छोटा सा किस्सा बनकर रह जाता। कई सारे लोग प्लासी की विजय की उपलब्धि को इतना गौरवान्वित कर देते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा था कि वायन सरकार ने क्या कहा था
कि प्लासी का युद्ध वास्तव में मध्य युग की समाप्ति और आधुनिक युग का आरंभ था, या क्लाइव ने बंगाल में जो चाबी खोजी, डुप्ले उसे मद्रास में खोजने का प्रयत्न कर रहा था। तो उसी को काउंटर करते हुए कई सारे हिस्टोरियन ने ये लिखा कि प्लासी जीत लेने से आप भारत को विजित नहीं कर पाए थे, अर्थात प्लासी तो केवल एक छोटी सी घटना थी, यानी कि प्लासी तो केवल एक छोटे से क्षेत्र की घटना थी। अभी तो मराठों से जीतना बाकी था, अभी मैसूर से जीतना बाकी था, अभी फ्रांसीसियों से जीतना बाकी था। अतः इनमें से किसी के द्वारा भी, या डचों के द्वारा, या फिर आप बक्सर की लड़ाई, अर्थात इन 5 लड़ाइयों में से अगर किसी भी लड़ाई में कंपनी को पराजित कर दिया जाता तो प्लासी केवल एक छोटी सी घटना बनकर रह जाती, अर्थात एक छोटा सा किस्सा बनकर रह जाती। क्यों बनकर रह जाती? क्योंकि वास्तव में प्लासी में जो विजित हुए थे, प्लासी में जो इनको अधिकारों की प्राप्ति हो गई थी कि कठपुतली इनको नवाब मिल गया है, इनको रेवेन्यू में रियायत मिल गई है, दस्तक का दुरुपयोग की परमिशन मिल गई है, साथ ही अपने क्षेत्र की किलेबंदी करने की अनुमति मिल गई है, तो वो पूरी तरह से स्थायित्व न हो पाती, अतः उसे किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था। तो हम ये कह सकते हैं कि प्लासी के परिणाम इनके अनुकूल न होते जितनी अनुकूलता की बात की जाती है। आप अपने प्रश्न को ऐसे लिखेंगे, समझ गए, कि पहले आप बता देंगे कि प्लासी विजय के साथ संपूर्ण क्यों नहीं उठी। अब यहाँ पे कई बार एस्पायरेंट क्या गलती करते हैं कि अब यहाँ पर वो प्लासी को पहले डिटेल में बताएंगे, W5H1 थ्योरी। तो यहाँ पे आपको प्लासी को इतना डिटेल में नहीं बताना है कि प्लासी को क्यों। आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि 23 जून 1757 को हुई नवाब सिराजुद्दौला और कंपनी के मध्य प्लासी की लड़ाई में नवाब की पराजय से ऐसा नहीं था कि कंपनी ने भारत विजय कर ली थी, अर्थात भारत विजय केवल प्लासी मात्र घटना से प्रेरित न होकर कई युद्धों के परिणाम का एक संयोग थी जो अभी भी कंपनी को लड़ना था, चाहे वो डचों के साथ बेदरा के युद्ध की प्रतिस्पर्धा हो, चाहे वो फ्रांसीसियों के साथ बांडीवास की लड़ाई हो, या फिर आगे चलकर मीर कासिम के साथ बक्सर का युद्ध हो। ये हम जरूर कह सकते हैं कि बक्सर की विजय के बाद कंपनी की स्थिति पूर्व की अपेक्षा अधिक मजबूत हो गई थी, क्योंकि अब उनके अंतर्गत न केवल मुगल सम्राट आ गया था बल्कि अवध का नवाब भी उनका कृपा पात्र बन गया था, अर्थात उत्तर भारत की राजनीति में प्रमुख स्थिति हो चुकी थी कंपनी की, और जिससे उनको न केवल दक्कन विजय में सहायता मिली बल्कि पूर्वी समस्या को सुलझाने में भी काफ़ी सहायक सिद्ध हुए। समझ गए? आप ऐसे इस प्रश्न का उत्तर दोगे। ऐसे जब आप अपने इस प्रश्न का उत्तर दोगे तो वास्तव में प्रश्न काफ़ी अच्छा हो जाता है। और आप ये भी लिख सकते हो कि जब आपने बताया बांडीवास की लड़ाई, जब आपने बताया बेदरा का युद्ध, तो ऑलरेडी इससे ये समझ में आ गया कि अगर इनमें से भी किसी में इनको पराजित कर दिया जाता तो वास्तव में प्लासी एक छोटी सी घटना बनकर रह जाती, क्योंकि ये सभी नज़दीक थे। अब यहाँ पे कई सारे एस्पायरेंट क्या कर देते हैं गलती, कि वो यहाँ पे डलहौजी को भी लिख देंगे, 1857 के विद्रोह को लिख देंगे। तो इतनी लंबी लाइन पे हमें नहीं जाना। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि आपको उसने ऑलरेडी एक टाइमलाइन दे दी है। क्या? पश्चातकालीन युद्ध। और एक और गलती कई बार एस्पायरेंट करते हैं, कर्नाटक युद्ध को बताएंगे। कर्नाटक युद्ध को क्यों बताएंगे? क्योंकि उसके पहले का था। कर्नाटक युद्ध को आपको नहीं बताना, आपको सिर्फ बांडीवास की लड़ाई बतानी है। ये बात ठीक है कि 1758 में थर्ड कर्नाटक वॉर हुई थी, लेकिन उसका जिक्र नहीं करना है। क्लियर? तो आप समझ गए कि वास्तव में आपको कैसे इस प्रश्न के उत्तर को लिखना है। ऑलरेडी हमने इसके फ्रेम को दे दिया है, तो आप इस फ्रेम को देख सकते हैं। देखिए मैंने फ्रांसीसी डच, अब क्या होता है, मैंने यहाँ पे फ्रेम तो बना दिया कि हाँ कंपनी वर्सेस कंपनी वर्सेस कंपनी वर्सेस, तो आप लोग भी यही कर देते हो। ऐसा नहीं करना है, आपको बस कॉमा लगा लगा के बता देना है कि हम फ्रांसीसियों के साथ बांडीवास की लड़ाई, डचों के साथ वेदरा की, मीर कासिम के साथ बक्सर और मैसूर और मराठा। क्लियर? ऐसे आपको अपने प्रश्न के उत्तर को बताकर इस प्रश्न के उत्तर को गढ़ देना है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा, प्लासी का युद्ध इस तरह से भारत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सर्वोच्चता को चिन्हित करता है। ये भी एक तरीके का एक्सट्रीम कह सकते हो प्रश्न है,
या स्ट्रीम आइडियोलॉजी से प्रेरित है। इसमें क्या लिखा है, प्लासी के युद्ध ने इस तरह से भारत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सर्वोच्चता को चिन्हित करता है। राजनीतिक सर्वोच्चता वर्ड पे फोकस है, अर्थात राजनीतिक सर्वोच्चता का इन्होंने क्या संदर्भ लिया, जिसने ये प्रश्न लिखा है कि अंग्रेजों को उस समय न केवल कठपुतली नवाब मिला बल्कि ये प्राप्त हो गया अधिकार कि दस्तक का वो दुरुपयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, साथ ही कई प्रकार की रियायतें और कई प्रकार के क्षेत्रों की उनको जमींदारी और इसके अलावा उन्हें किलेबंदी की अनुमति मिल गई। अर्थात अब कंपनी एक व्यापारिक निकाय न होकर बल्कि राजनीतिक निकाय बन गई। लेकिन आपने ये चीज़ें जब बता दी, एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि स्टेटमेंट है, फिर आप बताओगे लेकिन गहराई से देखें तो अभी कंपनी के जो कठपुतली नवाब था या कंपनी को जो अनुमति प्राप्त हुई थी राजनीतिक गलियारों के संदर्भ में, उन निर्णयों की अभी पूरी तरीके से पुष्टि नहीं हो पाई थी। अर्थात फिर वहाँ पे बताओगे कि निर्णयों की पुष्टि न होने का आशय ये है कि अभी ये बात की निश्चितता नहीं थी कि कंपनी को जो ये विशेषाधिकार प्राप्त हुए हैं वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे। इसके लिए उसे आगे चलकर बक्सर की लड़ाई विजित करनी पड़ी। क्लियर। और आप बता दोगे फिर वहाँ पे कि बक्सर की लड़ाई का वास्तव में उद्देश्य ही क्या था। उद्देश्य ही था राजनीतिक सर्वोच्चता को चुनौती देना। और रही बात राजनीतिक सर्वोच्चता की, तो कंपनी को वास्तविक रूप में राजनीतिक सर्वोच्चता तब प्राप्त हुई जब कंपनी ने लगभग समस्त भारत को विजित कर लिया। अर्थात डलहौजी के शासनकाल के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को राजनीतिक सर्वोच्चता की स्थिति में प्राप्त कर लेती है। समझ गए क्यों? क्योंकि डलहौजी के पहले तक पूरे भारत पे कब्जा नहीं किया गया था। और राजनीतिक सर्वोच्चता का मतलब केवल प्लासी जैसे छोटे मैदान से नहीं है। राजनीतिक सर्वोच्चता का मतलब है समस्त भारत को अपने क्षेत्र में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल कर लेना। और वो घटना तब संपन्न हुई जब डलहौजी शासन में आया। क्लियर। तो आप समझ गए कि इस प्रश्न के उत्तर को हमें कैसे इनकोड करना है। अब देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न जो हमारा है वो भी काफ़ी अच्छा है। वो है प्लासी का युद्ध जिसने बंगाल के भाग्य का निर्णय किया, क्लाइव ने उसे षड्यंत्रों से जीता। बिल्कुल वही प्रश्न है। भाग्य का निर्णय का मतलब क्या है कि परिणाम क्या हुआ प्लासी का। समझ गए प्लासी का परिणाम क्या हुआ और उस परिणाम ने कैसे बंगाल की इकोनॉमी, बंगाल की पॉलिटी और बंगाल के कल्चर को प्रभावित किया। ये तीन जो वर्ड है ना, वास्तव में ये बंगाल के भाग्य को संदर्भित करते हैं। जैसे आप एक वर्ड पढ़ते हो, जब सव्यसाची भट्टाचार्य की जब आप पुस्तक पढ़ोगे तो उसमें एक लाइन आती है कि गांव के गणेश लक्ष्मी के भाग्य विधाता बन गए। ये भाग्य वर्ड हर जगह आता है। तो भाग्य विधाता का क्या मतलब होता है? भाग्य विधाता का मतलब होता है रहमो करम पर पलना। अर्थात जो गांव के गणेश हैं वो अगर चाहेंगे तो ही लक्ष्मी पूरी तरह से संपन्न हो पाएगी। अब लक्ष्मी वहाँ पे क्या थी? भूमि। गांव के गणेश क्या थे? वाणिज्यिक उपज। क्लियर। तो हम उस चीज़ को वहाँ पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। यही चीज़ यहाँ पे है कि बंगाल के भाग्य का निर्णय का क्या मतलब। बंगाल के भाग्य का निर्णय का मतलब ये था कि बंगाल की अब रेवेन्यू व्यवस्था में किसका अधिकार हो गया, बंगाल के प्रशासन में किसका अधिकार हो गया, बंगाल में अकाल की बारंबारता का जिम्मेदार कौन हो गया, बंगाल में लोक कल्याणकारी जो कार्य हो रहे थे नवाब के द्वारा अब उनको बाधक पहुंचाने में कौन रोल प्ले करने लगा, और उस रोल को या बंगाल के भाग्य को इस स्थिति में लाने के लिए जो जिम्मेदार पर्सन था तो उसने कैसे ऐसी स्थिति बन पाई। अर्थात उसने षड्यंत्रों के माध्यम से बंगाल को इस भयावह भाग्य के भरोसे छोड़ दिया। क्लियर। अब वो भयावह भाग्य के भरोसे उसने किया क्या था? षड्यंत्र रचा था। और उस षड्यंत्र में उसने किसको शामिल किया? उसने न केवल नवाब के अधिकारियों को शामिल किया, न केवल नवाब के व्यापारियों को शामिल किया, बल्कि नवाब के सबसे बड़े विश्वास पात्र सेनापति को भी शामिल कर लिया। क्लियर। और जब शामिल कर लिया तो प्लासी पराजित हो गए। और प्लासी में पराजित होने के बाद नवाब मर गया, उसे मार दिया गया।
और फिर उसके बाद मीर जाफ़र को सत्ता में लाने के बाद कंपनी कठपुतली नवाब की भांति उससे सारे कार्य कराती रही और अपने हितों को पोषित करती रही। आप इसमें एक दो तथ्य डाल दोगे, तथ्य वही लुटे वाले जो हमने आपको ऑलरेडी कराए थे कि कैसे इकोनॉमी डिस्टर्ब हुई, कैसे आगे चलकर जो बंगाल था वो जो 60% ट्रेड करता था पूरे एशिया का, वो पूरी तरीके से अब 60% ट्रेड की जगह पे या इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जगह में काफ़ी पिछड़ गया। क्लियर? तो आप ऐसे इस चीज़ के प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। ऑलरेडी हमने इसका फ्रेम दे दिया है, आप देख सकते हैं, कुछ पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। समझ गए? अगला क्वेश्चन हमारा है, प्लासी के युद्ध के पश्चात भारत ने किस प्रकार मध्य युग से आधुनिक युग में प्रवेश किया? सामान्य सा है, आप इसको लिख सकते हो कि प्लासी विजय का परिणाम क्या था, अर्थात कैसे नवाब की सत्ता बदल गई और नवाब की सत्ता बदल जाने से कंपनी के उसमें प्रभुता बढ़ जाने से कई सारे इतिहासकारों का मानना है कि वास्तव में ये मध्य युग की समाप्ति थी और आधुनिक युग का प्रवेश था। अर्थात आधुनिक युग के संदर्भ में उनका मानना था कि ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था या ब्रिटेन की भावना से प्रेरित लोकतांत्रिक मूल्यों से प्रेरित सरकार की भारत में स्थापना हुई, यानी कि कंपनी की स्थापना हुई और ये कहा जाने लगा कि अब परंपरागत रूढ़वादी या इस्लामी जगत के कानूनों की अपेक्षा आगे चलकर कंपनी के कानून लागू हुए जो कि भारत में आधुनिकता का वर्ण या आधुनिकता के पोषक थे, या उन्होंने जो आधुनिक इंडस्ट्री के माध्यम से डेवलपमेंट किया वो सब आधुनिकता के पोषक थे। किंतु गहराई से देखें तो आधुनिकता एक सतत प्रक्रिया थी। आप इसमें ये सारी बातें बता दोगे और फिर बता दोगे कि वास्तव में ये आधुनिक कहना कहाँ तक उचित है और कहाँ तक अनुचित है, और अगर ये आधुनिक था तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ा। मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ये जो आधुनिकता थी वो वास्तव में औपनिवेशिक हितों से पोषित थी, जिसमें केवल और केवल मात्र देश का कल्याण था, बल्कि यहाँ के मूल देश का कल्याण न होकर उसका शोषण था। तो हम इसे आधुनिकता नहीं कह सकते। क्लियर? तो आप ये प्रश्न का उत्तर समझ गए। अब हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न लगभग हमने सारे कर लिए। अच्छा, एक ये हमने कर लिया, फिर हमने ये वाला भी कर लिया 18वीं सदी का, ये भी कर लिया तीसरा, ये चौथा हमने ये भी किया, पांचवा हमने ये भी कर लिया, छठा ये भी, सातवां ये भी और आठवां ये भी। अच्छा, लगभग हमने सारे अपने प्रश्न कर लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने अपने सभी प्रश्नों के उत्तर को काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया। डिस्कस करने से हमें ये पता चला कि वास्तव में प्रश्न जटिल नहीं होते, जटिल हमारी शब्दावलियाँ होती हैं, और जटिल ये होता है कि हम अपनी बातों को कैसे परोसते हैं, अर्थात हम अपने कॉन्सेप्ट को कैसे क्रिस्टलाइज करके पैरा बाई पैरा सही से लिख पाते हैं। क्लियर? तो आपको क्या करना है, अब आप में से जो लोग भी उत्तर लिखें तो वो पहले हमारे वीडियो को सुने इस प्रश्न उत्तर के, और फिर सोचें उस पर और उसको अरेंज करें। होता क्या है, कई बार मैं देख रहा हूँ कई सारे एस्पायरेंट प्रश्न उत्तर लिखने की होड़ में अपने उस प्रश्न को अच्छा नहीं बनाना चाहते। आप 2 मिनट 3 मिनट वेट करके उस प्रश्न को लिखा करें, सारे डायमेंशन अपने मन में सोच लें कि अच्छा ऊपर ये लाइन आएगी, नीचे ये लाइन आएगी, बीच में ये लाइन आएगी और अंत में ये डालूंगा, और फिर आप उस प्रश्न के उत्तर को गढ़ें तो आपका प्रश्न का उत्तर पहले की अपेक्षा काफ़ी बेहतर हो जाएगा। क्लियर? तो उम्मीद है आप सबको ये चीज़ें पसंद आई होंगी और आप काफ़ी अच्छे से इन प्रश्नों को लिखकर हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर करेंगे। फिर हम वहाँ पर इनको और अच्छे से डिटेल एनालिसिस करेंगे ताकि आपकी लेखनी और भी ज़्यादा परिष्कृत हो सके। तो मिलते हैं अपने अगले पार्ट में, पार्ट 9 में, जिसमें हम बक्सर से संबद्ध लगभग सभी यूपीएससी में आए प्रश्नों का काफ़ी डिटेल से, या कहें कि इसी तरीके से अध्ययन करेंगे ताकि आपकी हर एक प्रश्न के प्रति बेहतरीन समझ विकसित हो सके। क्लियर? तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।